आज का ये लेक्चर हमारा मार्केट्स के ऊपर है कि इकोनॉमिक्स में कितने टाइप्स के जो मार्केट हैं वो हमारे हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट का मतलब क्या है और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मार्केट पे आएंगे। अगर मार्केट के एक्सप्लेनेशन को, अगर उसकी मीनिंग को देखा जाए तो मार्केट को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इन इकोनॉमिक्स द मार्केट इज एन अरेंजमेंट वेयर बाई बायर्स एंड सेलर्स कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे जो भी परचेजर है और जो सेलर है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ सकें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आए, चाहे वो इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आए, टू सेल एंड बाय द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब है कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पे आप जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, उससे जाकर आप डायरेक्टली मिल रहे हैं और अपने सामान को परचेज कर रहे हैं। लेकिन आजकल हम थ्रू इंटरनेट ऑनलाइन भी चीज़ों को परचेज कर लेते हैं। तो ऑनलाइन परचेजिंग करने में जो सामान को बेचने वाला है और आप सामान को ख़रीदने वाले हैं, तो आप दोनों का एक डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, बल्कि आप इंटरनेट पे केवल सामान की फ़ोटो को देख के, उसके प्राइस वगैरह को देख के जो भी प्रोसेस है आप उसे पूरा करते हैं और सामान आप तक पहुंच जाता है। तो वो भी एक मार्केट का हिस्सा है। यानी कि इकोनॉमिक्स में मार्केट से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से, चाहे वो डायरेक्टली मिले चाहे वो इनडायरेक्टली मिले, और उनका पर्पज़ क्या होना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट्स को बेचना और ख़रीदना। तो ये जो अरेंजमेंट है उसको मार्केट बोला जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कितने टाइप्स का हो सकता है। तो ये हमारा पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर है। अगर इसको समझा जाए, पहले इस ग्राफ को हम समझ लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन हम मार्केट के ऊपर आएंगे। अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें तो इस मार्केट के एक सिरे पर मोनोपोली की सिचुएशन है और दूसरे सिरे पर परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है। यानी कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, ये दो आपकी सिरे की सिचुएशन है, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। मोनोपोली एक पूरे मार्केट को अगर हम एक सीधे लाइन के रूप में समझें तो मोनोपोली एक एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारा आता है, एक सिरे पे आता है, और जो परफेक्ट कंपटीशन है वो हमारा दूसरे सिरे पर आता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ना तो पूरी तरीके से हमें मोनोपोली ही मिलता है मार्केट में, ना पूरे तरीके से हमें परफेक्ट कंपटीशन मिल सकता है। ये जो दो सिचुएशन है, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, इनकी बस एक थियोरेटिकल इम्पोर्टेंस है। यानी कि थियोरेटिकल इम्पोर्टेंस का मतलब कि जब हम मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो मार्केट की कितनी सिचुएशंस हो सकती हैं, मार्केट कितने तरीके के हो सकते हैं। तो ये इसकी दो एक्सट्रीम सिचुएशन हैं। यानी कि मैक्सिमम एक पॉइंट क्या है कि हम मोनोपोली की सिचुएशन में चले जाएं, और दूसरा मैक्सिमम पॉइंट क्या है जो एक्सट्रीम सिचुएशन है कि हम परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन पर पहुंच जाएं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ना तो पूरी तरीके से हमें मोनोपोली ही मिलता है, ना परफेक्ट कंपटीशन ही मिलता है। तो फिर हमारे जो दैनिक जीवन है, हम जो डेली रूटीन में जो मार्केट हमारे सामने है, तो फिर वो मार्केट है कौन सा। ये जो मार्केट हम डेली हम सामान को खरीदते हैं, जब मार्केट में जाते हैं, पूरा बाज़ार आप देखते हैं, वहाँ से सामान को परचेज करते हैं, ऑनलाइन सामान को परचेज करते हैं, तो ये जो पूरा मार्केट आपको दिखाई देता है, ये एक्चुअल में आपका जो मार्केट है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देता है। यानी ये जिस मार्केट में हम रहते हैं, जो मार्केट हमें दिखाई देता है वो एक्चुअल में इम्परफेक्ट कंपटीशन है। अब ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है ये भी आपका तीन टाइप का हो सकता है, जिसमें एक है मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और डिवोपोली। और ओलिगोपोली भी आगे दो पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाता है, प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। तो ये एक पूरा हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके कितने तरीके के मार्केट हो गए, एक आपका मोनोपोली हो गया और एक आपका परफेक्ट कंपटीशन हो गया, जो दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। इसके बीच में जो प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है इम्परफेक्ट कंपटीशन की, जो हमारी लाइफ में मिलता है। ये कंपटीशन कितने टाइप का हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिवोपोली, और ओलिगोपोली भी आगे दो पार्ट में बढ़ जाएगा, प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएट ओलिगोपोली। अब इन्हीं सारे मार्केट को वन बाय वन हमें समझना है। तो आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे, हम मोनोपोली से स्टार्ट करेंगे, हम मोनोपोली को समझेंगे, और अगले लेक्चर्स में जो बाकी मार्केट्स हैं वन बाय वन हम सारे मार्केट्स को समझेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोनोपोली से, यानी कि मार्केट की जो फर्स्ट एक्सट्रीम सिचुएशन है उससे। तो मोनोपोली को समझने के लिए सबसे पहले हमें मोनोपोली को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर हम मोनोपोली को डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, तो उसको इस तरीके से बताया जा सकता है कि मोनोपोली रेफर्स टू ए मार्केट सिचुएशन। यानी कि मोनोपोली जो है वो मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन को बताता है वेयर देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी।
यानी कि जहाँ पे किसी प्रोडक्ट का केवल एक ही प्रोड्यूसर है और उस प्रोड्यूसर के अलावा कोई और दूसरा जो पर्सन या फर्म उस प्रोडक्ट को नहीं बनाती, एंड देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ दैट कमोडिटी और वो जो प्रोड्यूसर जिस भी प्रोडक्ट को बना रहा है उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज जो सब्सटीट्यूट है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हियर दैट सिंगल प्रोड्यूसर इज कॉल्ड मोनोपोलिस्ट एंड द टाइप ऑफ मार्केट सिचुएशन इज कॉल्ड मोनोपोली मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो सिंगल प्रोड्यूसर है जो एक उस प्रोडक्ट को बना रहा है और उस प्रोडक्ट को बनाने वाला और कोई प्रोड्यूसर है ही नहीं, तो वो जो सिंगल प्रोड्यूसर है उसे बोला जाएगा मोनोपोलिस्ट। और इस टाइप का मार्केट सिचुएशन, इस मार्केट सिचुएशन को बोला जाएगा मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्ट दो अलग अलग सिचुएशन है। मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या है, यानी कि ऐसी मार्केट की सिचुएशन जिसमें किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला कोई एक ही प्रोड्यूसर है और उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और इस तरीके से जो वो जो सिंगल प्रोड्यूसर है उसको बोला जाएगा मोनोपोलिस्ट। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, यानी कि जिसमें एक का ही अधिकार हो। इसके बाद मोनोपोली की मीनिंग को समझने के बाद हम इस मार्केट की कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं और उसके बाद ये हमारा जो मोनोपोली का मार्केट है ये हमारा फिनिश हो जाएगा। अगर हम मोनोपोली मार्केट की फ़ीचर्स को समझें तो इसमें कुछ खास तरीके के जो फीचर्स हैं वो हमारे आते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका सिंगल प्रोड्यूसर, यानी कि जो मोनोपोली मार्केट होगा उस मार्केट में केवल एक ही सिंगल प्रोड्यूसर होगा किसी प्रोडक्ट का, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसे बनाने वाला कोई केवल एक ही प्रोड्यूसर हो और कोई दूसरा पर्सन या दूसरी फर्म उस प्रोडक्ट को ना बना रही हो, तो ऐसे मार्केट को मोनोपोली मार्केट बोला जाता है। तो इसकी जो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला जो फीचर है वो यही है कि इस मार्केट में किसी भी उस प्रोडक्ट को बनाने वाला एक सिंगल प्रोड्यूसर होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होगा। जैसे इस पॉइंट को हम समझ लेते हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट या कुछ पर्सन यहाँ पे मोनोपोली का एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि रेलवे जो है वो गवर्नमेंट की है और उस रेलवे के अलावा और जो गवर्नमेंट है उस रेलवे को चलाती है। कोई प्राइवेट पर्सन उस रेलवे की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं करता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो ट्रैक वगैरह है जो वो गवर्नमेंट ही बिछाते हैं, गवर्नमेंट ही उसे चलाती है। लेकिन ये जो रेलवे है वो हमारा मोनोपोली मार्केट में नहीं कंसिडर किया जा सकता, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रेलवे का काम क्या है, रेलवे का काम है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेकिन अगर आप रेलवे के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाना चाहें तो आपके पास जाने के और भी माध्यम हैं। जैसे आप बाई एयर आप जा सकते हैं, एरोप्लेन के थ्रू आप जा सकते हैं, आप किसी कार से जा सकते हैं, या अगर पानी के जहाज़ वगैरह की सुविधा है कि जहाँ पे आप जाया जा सकता है तो आप उससे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेलवे है उसके क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप रेलवे के बजाय और भी कई सारे माध्यम हैं जिसके तहत आप जा सकते हैं। तो रेलवे को हम मोनोपोली के अंदर नहीं रख सकते। तो मोनोपोली की दूसरी फीचर क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए। तीसरा है स्ट्रिक्ट बैरियर टू एंट्री, यानी इसका मतलब है कि अगर कोई भी नया प्रोड्यूसर मार्केट में एंट्री करना चाहे कि मे बी ये जो प्रोडक्ट है अभी तक कोई एक ही फर्म या कोई एक ही प्रोड्यूसर बना रहा है और यहाँ पे किसी दूसरे एंटरप्रेन्योर ने ये सोचा कि मैं भी इस प्रोडक्ट को बनाता हूँ और मैं भी प्रॉफिट कमाता हूँ, तो वहाँ पे वो जो नया प्रोड्यूसर है उसकी मार्केट में एंट्री करने पे स्ट्रिक्ट बैरियर होंगे। अब ये जो स्ट्रिक्ट बैरियर है इसका मतलब क्या है, इसका आपको समझना है। स्ट्रिक्ट बैरियर का मतलब ये नहीं है कि उसे मार्केट में आने से मना कर दिया जाएगा या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएगी लोग की तरफ से कि वो उस प्रोडक्ट को ना बना पाए। यहाँ पे स्ट्रिक्ट बैरियर का ये मतलब नहीं है। स्ट्रिक्ट बैरियर का मतलब क्या है, इसको आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। सपोज कीजिए कोई सिंगल प्रोड्यूसर है जो किसी प्रोडक्ट को बना रहा है और अभी तक मार्केट में केवल इसी का जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट होता है। अब चूँकि मार्केट में केवल इसी का प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है, यानी कि ये काफ़ी बल्क में, काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहा होगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने की वजह से इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो काफ़ी कम आ रही होगी।
तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सिंगिंग प्रोड्यूसर है, चूँकि केवल यही मार्केट में, केवल इसी का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और केवल इसी के प्रोडक्ट को लोग खरीदते हैं, तो काफ़ी बल्क में इसका प्रोडक्शन हो रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो काफ़ी कम आ रही है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये 20 रुपये पर यूनिट हमारी आ रही है, और चूँकि और दूसरा कोई प्रोड्यूसर मार्केट में नहीं है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये मन मर्जी रेट पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकता है। तो सपोज कीजिए वो इस प्रोडक्ट की जो सेल करता है वो 50 रुपये पर यूनिट पे करता है, यानी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है वो एक यूनिट की 20 रुपये आ रही है, और 20 रुपये वाले सामान को वो मार्केट में 50 रुपये में बेचता है, यानी कि बीच में 30 रुपये का प्रॉफिट ये कमा रहा है। अब इतने बड़े प्रॉफिट को देखते हुए सपोज कीजिए यहाँ पे कोई न्यू प्रोड्यूसर है जिसने ये सोचा कि मैं भी इस प्रोडक्ट को बनाता हूँ और मैं भी प्रॉफिट कमाता हूँ, लेकिन चूंकि ये न्यू प्रोड्यूसर है, इसका कोई मार्केट बेस नहीं होगा, इसे अपने नया प्रोडक्शन चालू करना है, धीरे धीरे कस्टमर को इसे जोड़ना है, और इसका कोई कस्टमर बेस भी नहीं है, तो शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा। ये ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करके मार्केट में इस्टेब्लिश होने की कोशिश करेगा। तो चूँकि इसका प्रोडक्शन शुरुआती दौर में काफ़ी कम मात्रा में होगा, जिसकी वजह से इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो हम एज्यूम करते हैं कि इसकी प्रोडक्शन की जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 35 रुपीज़। अब ये नया प्रोड्यूसर सोचता है कि जो पुराना वाला प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट को 50 रुपये पे बेच रहा है, मैं इसको एक कंपटीशन देता हूँ और मैं अपने प्रोडक्ट को जो सेल करूँगा वो केवल 40 रुपये पे करता हूँ, तो मेरा जो प्रोडक्ट है उसके मुकाबले 10 रुपये सस्ता दिखाई देगा, जिसकी वजह से कस्टमर मुझसे जुड़ेंगे और वो मेरे प्रोडक्ट को लेना चालू कर देंगे, और इस तरीके से मैं धीरे धीरे मार्केट में इस्टेब्लिश होना चालू कर दूँगा। ये सोच के उसने प्रोडक्शन किया और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में 40 रुपये पे उसने लॉन्च कर दिया। अब जैसे उसका प्रोडक्ट मार्केट में 40 रुपये पे आएगा, वैसे ही कस्टमर को 10 रुपये सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में मिलना चालू हो जाएगा, और जो कस्टमर्स हैं वो पुराने वाले प्रोड्यूसर से टूट के नए वाले प्रोड्यूसर की तरफ जाना चालू हो जाएंगे। जैसे ये सिचुएशन चालू होगी, वैसे ही जो पुराना प्रोड्यूसर था वो किसी भी हालत में अपने मार्केट शेयर को छोड़ना नहीं चाहेगा, और वो ये सोचेगा कि कोई भी जो नया प्रोड्यूसर है वो मार्केट में ना आने पाए, जिसकी वजह से मैं जो पर यूनिट 30 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा हूँ वो प्रॉफिट मेरा बना रहा है और मैं इस सिचुएशन का एंजॉयमेंट करता रहूँ। तो ये जो पुराना प्रोड्यूसर है वो ये चाहेगा कि ये जो नया प्रोड्यूसर है वो मार्केट में इस्टेब्लिश ना हो पाए। तो नए प्रोड्यूसर को मार्केट में इस्टेब्लिश होने से रोकने के लिए क्या करेगा कि सपोज कीजिए एक ही तरीका है कि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देता है। सपोज कीजिए नए प्रोड्यूसर को मार्केट से आउट करने के लिए पुराने प्रोड्यूसर ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करके 30 रुपये पर लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब इसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस 30 रुपये कर दिया, लेकिन जो नए वाले और इसकी वजह से नए वाले प्रोड्यूसर को कंपटीशन मिलना चालू हो गया। अब नए वाले प्रोड्यूसर की सिचुएशन क्या है कि इसके जो प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट है वो पर यूनिट कॉस्ट ही 35 रुपीज़ आ रही है। अगर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम भी करता है तो मैक्सिमम वो 35 रुपीज़ तक ही जा सकता है, क्योंकि इससे कम करने पे उसे पर यूनिट का नुकसान होने लगेगा और कंपनी ऑटोमेटिकली लॉस में जानी चालू हो जाएगी और वो बंद हो जाएगी। तो वो अपने प्राइस को अगर कम भी कर सकता है तो वो 35 रुपीज़ तक ही ला सकता है, और इस सिचुएशन में भी उसे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी और कोई भी फर्म बिना प्रॉफिट के सर्वाइव नहीं कर सकती। तो अगर ये थोड़े दिनों तक सर्वाइव करने की कोशिश भी करे और अपने प्राइस को 35 रुपये पर कर भी दें, तो भी जो पुराना प्रोड्यूसर है उसका जो प्रोडक्ट है वो 30 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है, और इस सिचुएशन में कोई भी कस्टमर नए वाले प्रोड्यूसर का सामान खरीदने की बजाय पुराने वाले प्रोड्यूसर का सस्ता सामान खरीदना चालू कर देगा, और जो नया वाला प्रोड्यूसर है उसका जो कस्टमर बेस बन रहा था वो कस्टमर बेस टूट के वापस से पुराने वाले प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा। और इस सिचुएशन में अल्टीमेटली होगा ये कि जो नया प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन को बंद कर देगा और मार्केट से आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो नया प्रोड्यूसर मार्केट में आने की कोशिश कर रहा था उसे पुराने प्रोड्यूसर ने अपनी स्ट्रेटजी से उसे मार्केट से बाहर कर दिया। इसी सिचुएशन को बोला जाता है बैरियर, स्ट्रिक्ट बैरियर, यानी कि जो पुराना प्रोड्यूसर है जो मोनोपोली की सिचुएशन में पहुंच चुका था, चूँकि उसी का प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो रहा था तो इतनी बल्क क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो काफ़ी कम आ रही थी, और इसी पर यूनिट कॉस्ट के काफ़ी कम होने की वजह से वो इस सिचुएशन में पहुंच गया कि कोई भी नया प्रोड्यूसर अगर मार्केट में आता है तो वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी से ही उसे मार्केट से बाहर कर दें।
इसी को बोला जाता है कि किसी कोई की मोनोपोली मार्केट सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी भी नए प्रोड्यूसर के मार्केट में एंट्री करना काफ़ी कठिन होगा। वो काफ़ी मुश्किल होगी इसे एंट्री करने में, क्योंकि जो नई पुरानी वाली फर्म है वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी से उसे मार्केट से बाहर कर देगी। तो ये एक मोनोपोली की एक तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या देखा कि स्ट्रिक्ट बैरियर टू एंट्री। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोड्यूसर हैज़ कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसा कि इस एग्जाम्पल में देखा कि जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस उसे रखना क्या है, 50 रुपये रखना है या किसी नए प्रोड्यूसर को मार्केट से बाहर करने के लिए प्राइस को कम कर देना है। तो प्राइस पे जो पूरा कंट्रोल है वो उसी सिंगल प्रोड्यूसर का होगा, ठीक है। और मार्केट में कितनी यूनिट की सप्लाई करनी, कितने माल हमें मार्केट में भेजना है, इस पर भी जो पूरा कंट्रोल है वो उसी सिंगल प्रोड्यूसर का होगा, क्योंकि उस सिंगल प्रोड्यूसर के अलावा कोई दूसरी कंपनी इस प्रोडक्ट को नहीं बना रही है। तो ये एक मोनोपोली की चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होती है। पांचवी फीचर्स क्या हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस वसूल करना। जैसे सपोज कि जो कोई प्रोडक्ट है जो कि गुजरात में काफ़ी हाई प्राइस कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को बनाने वाला केवल एक ही प्रोड्यूसर है, यानी कि एक मोनोपोलिस्ट है जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है। अब उसे लगता है कि गुजरात काफ़ी एक रिच स्टेट है जहाँ पे हम प्रोडक्ट के जो प्राइस उसे ज़्यादा वसूल कर सकते हैं, और कोई ऐसा थोड़ा सा पिछड़ा टाइप स्टेट है जैसे कि सपोज करिए कोई बिहार है या झारखंड है जो थोड़े से बैकवर्ड टाइप हैं, तो वहाँ पे लोगों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करके भी बेच सकता है। तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाला बस एक ही प्रोड्यूसर है और उस एक ही प्रोड्यूसर ने अलग अलग मार्केट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अलग अलग करना चालू कर दिया है। गुजरात जो कि रिलेटिवली थोड़ा रिच स्टेट है, उसने वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे लॉन्च कर दिया, और जो बिहार या झारखंड जैसे स्टेट हैं जो कि कंपैरेटिवली थोड़े से पुअर हैं, वहाँ की थोड़ा सा पिछड़ापन वहाँ पे है, तो वहाँ पे उसने प्रोडक्ट को अपने उसी प्रोडक्ट को थोड़े से कम प्राइस पे वहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो एक ही प्रोडक्ट को दो अलग अलग स्टेट में दो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पर लॉन्च करना, इसी को बोला जाता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अलग अलग कर देना, यहाँ पे प्राइस आपके अलग अलग हो जाए। तो चूँकि उस मोनोपोलिस्ट को कहीं भी किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं मिल रहा, वो प्रोडक्ट को बनाने वाला केवल एक ही प्रोड्यूसर है, तो वो अपने उस प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पे आसानी से बेच सकता है। तो मोनोपोली की एक ये पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मोनोपोली की सिचुएशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा पॉसिबल होता है। ये और किसी मार्केट में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे आप प्राइस ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे आपका अगर कॉम्पिटिटर है तो वो अपने प्राइस को कम करके वहाँ पे आपकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को फेल कर देगा। छठा पॉइंट है सिंगल प्रोड्यूसर इज प्राइस मेकर नॉट द प्राइस टेकर। यानी कि जो भी सिंगल प्रोड्यूसर है जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है वो एक्चुअल में प्राइस मेकर की भूमिका में होगा, यानी कि प्राइस को तय करने वाले की भूमिका में होगा, ना कि प्राइस को स्वीकार करने वाले की भूमिका में। ये प्राइस टेकर की क्या सिचुएशन होती है? ये प्राइस टेकर की जो सिचुएशन आती है वो आपकी परफेक्ट कंपटीशन में आती है। तो जब हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस प्राइस टेकर का मतलब समझेंगे, ठीक है। अभी आपको चूँकि मोनोपोली के हिसाब से समझना है, तो मोनोपोली में जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस को डिसाइड करने वाला होता है कि वो अपनी मन मर्जी प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो ये जो फीचर्स हैं वो हमारे मोनोपोली मार्केट की हैं। तो आज के इस लेक्चर में केवल हम मोनोपोली के बारे में समझेंगे, और आगे जो लेक्चर होगा उसमें फिर हम आपका जो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्ट है, डिवोपोली है, ओलिगोपोली है, इन सारे मार्केट स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 हम समझेंगे। तो आज के लेक्चर में इस यहीं पे क्लोज करते हैं।